एपिसोड 700। कोई 15-20 सेकंड में ही वो गहरी नींद सो गया। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर हमदर्दी से सोचने लगा। जॉनी या जीना पर जुल्म हो रहा है। उसे अपने आलायकार बनाए रखने के लिए किसी ने उसके अंदर दोहरी शख्सियत पैदा कर दी है। उसे लड़की भी रहने दिया और लड़का भी बना दिया। मैंने पहली ही मुलाकात में उसके मुतालिक राय कायम की थी कि वो लड़की और लड़के का कॉकटेल है। वही बात सामने आई थी। बेचारी लड़की बनकर कोई आरजू करती तो उस आरजू की तकमील तक 12 घंटे पूरे हो जाते। 10 बजते ही वो आरजुओं और जज्बों वाली लड़की ना होती, लड़का होता। और जब लड़का बनकर अपनी मर्दाना शख्सियत को मनवाना चाहता तो मनवाते मनवाते 12 घंटे गुजर जाते। यूं भी वो अधूरा रह जाता। उसी लम्हे वो लड़का बनकर रोता था कि अंदर से लड़की क्यों है, और लड़की बनकर झुंझलाती थी कि लोग उसे किसी नामालूम जॉनी की हमशक्ल क्यों कहते हैं। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। उसके अंदर बोलने वाला उसे गहरी नींद सुलाकर मुतमईन हो गया था कि अब वो सुबह 5 बजे बेदार होगा। मेरे लिए मैदान साफ था। मैंने उसके दिमाग में ख्वाब का समा पेश किया। उसने देखा वो एक लड़की का निहायती दीदा ज़ेब लिबास पहने हुए है। हद नज़र तक बाहर आई हुई है। हर तरफ फूल खिले हुए हैं। उसके अंदर ये आवाज़ गूंज रही थी, मैं हसीन हूं, हसीना हूं। मेरी कोई दोहरी शख्सियत नहीं है। मेरी कोई दूसरी शख्सियत नहीं है। मुझे लड़की होने पर नाज है। ये बहारें मेरे लिए हैं। ये रंगारंग फूल मेरे लिए खिले हैं। यहाँ कोई मेरे दिलो जान का मालिक भी होगा जो मुझ औरत को मर्द का भरपूर प्यार देगा। फिर उसने ख्वाब में देखा मैं उसे पुकार रहा हूं। वो पूछ रहा है, मेरे महबूब तुम कहाँ हो? मैं जवाबन कह रहा हूं, मेरी जान तुम जॉनी बनकर पूछोगे तो मैं चला जाऊंगा। जीना बनकर पूछोगी तो अपना पता बताऊंगा। ओह मेरे महबूब, मैं क्या करूं? सख्त उलझन में हूं कि मेरी हकीकत क्या है। तुम्हें याद करते वक्त सरापा लड़की बन जाती हूं। तुम्हें भूल कर अपनी दोशीज़गी भूल जाती हूं। वो कमबख्त जॉनी मेरे हवास पर छा जाता है। मेरे पास आओ, मैं जॉनी को तुम्हारे वजूद से मिटा दूंगा। मैं कैसे आऊं? मेरी रहनुमाई करो। मोहब्बत करने वाले कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। देखो, तुम जहां हो वहां से उठ रहे हो। वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम आंखें खोल रहे हो। उसने आंखें खोल दी। उसका आमिल उसे नींद दे गया था। वो बदस्तूर उस नींद में था, मगर खाबिदा दिमाग मेरे इशारे पर उसे हरकत दे रहा था। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोल दिया। मैं खुले हुए दरवाजे पर उसके सामने खड़ा था। वो ख्वाब की दुनिया में मुझे अपने सामने देख रहा था और कह रहा था, तुम तुम वही हो? मैंने उसके करीब आकर कहा, वही पेरिस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट वाला अजनबी हूं। तुम मुझे ख्वाब में भी पहचान रही हो? मैं पहचान रहा हूं। रही हो ना कहो। मैं लड़का हूं। मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। कुदरत ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम वैसी ही रहोगी। जॉनी की जो शख्सियत तुम पर मुसल्लत की गई है मैं उसे मिटा दूंगा। मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। वहां से चलता हुआ आतिशदान के पास आ गया। वहां कालीन पर उसे लिटा दिया। आग जरा धीमी थी। मैंने छोटी छोटी चंद लकड़ियां आतिशदान में डाली। आग बाहर से आने वाली लकड़ियों को जल्दी कबूल नहीं करती, जरा नखरे करती है। उसे कुरेदो तो लकड़ी से आग लगती है, जरा हवा दो तो अंगारे से शोला बनकर लिपटती है। आग अपनी मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं करती। जब जलती है तो पूरी तरह जलाती है, और जिसे जलाती है उसके होश उड़ाकर रख देती है। किस्सा सोने जागने का था। मैंने जॉनी को जगाया तो वो भड़कते हुए शोलों में घबरा गया। जीना को जगाया तो वो शर्मा गई। वो कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था, और ये जागती थी तो सोना नहीं चाहती थी। रत जगह का सामान करती जाती थी। आधी रात गुजर गई। जॉनी बिस्तर पर था। मैंने उस पर कंबल डालकर कहा, आंखें बंद कर लो। उसने हिदायत पर अमल किया। आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, तुमने जो कुछ भी देखा जो सुना अफसाना था। जागती आंखों का अफसाना और सोती आंखों का ख्वाब था। और अक्सर ख्वाब सुबह होते ही आंख खुलते ही भुला दिए जाते हैं। लेकिन तुम आधा भुलाओगे, आधा नहीं भुलाओगे। मेरे लिए सोचोगे कि ख्वाब में जो कुछ था उसकी ताबीर का इंतजार है, और इंतजार रहा करेगा। मैंने उसे गहरी नींद सुला दिया। फिर उसके सामान के पास आकर एक चीज निकाल कर देखने लगा। किसी भी चीज से यह सुराग मिल सकता था कि किस सुपर ताकत ने उसे अपना अलयकार बनाया हुआ है। मुझे मायूसी हुई। सामान से कुछ पता नहीं चला।
वैसे एक अंदाजा था कि मास्कमैन के टेलीपैथी जानने वाले पास्कल ने उसे अपनी मामूला बनाया हुआ है। मास्कमैन के दो टेलीपैथी जानने वाले, पास्कल और जोजो, उस दिन से गुम हो गए थे जिस दिन दोनों को एक ही वक्त में ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। पता नहीं उनके साथ क्या किया गया था, लेकिन यह बात मोटी सी अकल में भी आती है कि ऑपरेशन के जरिए दोनों की आवाज़ें बदल दी गई थीं। उनके दिमागों को नई आवाज़ और नए लहजे से मुंसलिक कर दिया गया था। उनके दिमाग पिछली आवाज़ और लहजों को भूल चुके थे। इसीलिए जो पास्कल के लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्यालखानी की परवास करने से वो नहीं मिलते थे। परवास भटक कर रह जाती थी। मैंने सामान जैसा था वैसा ही रख दिया। मैं जॉनी के पास आ गया। जब तक तब्दीली अमल में नहीं आएगी वो जॉनी ही कहलाएगा। यही देखना था कि कल से उसमें कोई तब्दीली पैदा होती है या नहीं। नींद में उसका हुस्न गजब ढा रहा था। मैंने झुककर उसे मोहब्बत दी, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ गया। रात का 1 बजने वाला था। मैंने अपने कमरे में आकर हेलीकॉप्टर के पायलट को मुखातिब किया। वो सो रहा था। पुरानी सोच की लहरों को महसूस करते ही फौरन उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो सांस रोकता, मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। उसने मुतमईन होकर पूछा, यस सर। मैंने कहा, तुम गहरी नींद में थे, मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं। सर, हम फौजी लोग हैं, नींद कच्ची हो या गहरी, जिस वक्त भी उठना पड़ता है उठकर खड़े हो जाते हैं। वो उठकर खड़ा हो गया था और रही सही नींद को भगाने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, तुम मेरे मिजाज के मुताबिक हो। मैं ठीक 2:30 बजे फ्लाइंग क्लब पहुंच जाऊंगा। हम अभी परवास करेंगे। मैंने टॉर्च लाइट, मिनी साइज के एरो शूटर, साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर और दूसरा जरूरी सामान किट में रख लिया। अगरचे मैं कभी हथियार अपने साथ नहीं रखता, लेकिन मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां दुश्मन बर्फ की तहों में छुपे रहते थे, मौत की तरह अचानक झपट पड़ते थे। ऐसे लोगों के लिए मैंने हैंड ग्रेनेड और रिमोट कंट्रोलर के जरिए ब्लास्ट होने वाले बम रख लिए थे। रस्सियों का बंडल और छोटे साइज की कुदाल भी रख ली। मैं तमाम सामान के साथ कॉटेज से बाहर जाना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। मैं जॉनी और जीना में कुछ ज्यादा ही कशिश महसूस कर रहा था। जी चाहता था उसके पास ही रहूं। ये शायद इसलिए कि बहुत ही तवील अरसे के बाद एक हसीना मेरी जिंदगी में आई थी। दूसरी वजह यह कि वो था भी और थी भी। 2 आतिशा शराब का खुमार देकर 2 धारी तलवार की तरह होशो हवास के टुकड़े टुकड़े कर देता था, या शायद कर देती थी। मैं बाहर जाने से पहले उसके खाबिदा दिमाग को रुखसती बोसा देने आया। पता चला उसकी आंख खुल गई है। उसकी सोच बता रही थी, यानी उसकी सोच के पीछे कोई कह रहा था, मुझे फौरन बाहर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसे फौरन उठना चाहिए था, लेकिन वो लेटे ही लेटे अंगड़ाई लेने लगा। किसी ने उसकी सोच में कहा, क्या बात है, मैं मर्द की तरह मुस्तैद क्यों नहीं हूं? ये लड़की की तरह अंगड़ाई क्यों ले रहा हूं? जॉनी की अपनी सोच ने कहा, पता नहीं क्या बात है, बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? पता नहीं, यूं लगता है मैं ख्वाब में देर तक दौड़ता रहा था और थकता रहा था, या फिर किसी ने मेरे वजूद को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, इसीलिए मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। ये किसी उल्टे सीधे ख्वाब का असर है। मुझे फौरन उठकर तैयार होना चाहिए। वो फराद का हमशक्ल हार्वे वॉटसन होटल से निकलकर कहीं जा रहा है। वो बिस्तर पर बैठ गया, रिस्ट वॉच को देखते हुए कहने लगा, ओ माई गॉड, 2 बजने में 20 मिनट हैं। हार्वे इतनी रात को कहाँ जा रहा है? उसके दिमाग से जवाब मिला। हार्वे ने अपनी पुश्त पर बड़ी सी किट बांध रखी है, शानों पर रस्सियों का बंडल और हाथ में कुदाल है। ये चीजें बताती हैं कि वो चौकी नंबर 12 से आगे जाने वाला है। जॉनी ने सोचा, ये चौकी नंबर 12 कहाँ है? वो उधर क्यों जा रहा है? जॉनी की ही सोच में जवाब मिला, मुझे किसी चौकी के बारे में कुछ मालूम नहीं करना है। मेरा काम सिर्फ हार्वे वॉटसन से दोस्ती करना है। वो उठकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसके दिमाग में सोच उभर रही थी, ये अच्छा ही हुआ कि मैं रात के 2 बजे बेदार हो गया हूं। इस कॉटेज के दूसरे किराएदार ब्रायन वुल्फ के मुताल्लिक मालूम कर सकता हूं कि वो सो रहा है या सरकारी ड्यूटी के लिए जाग रहा है। जॉनी तैयार होकर बाहर आ गया। मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया था। वो दरवाजे के पास आकर की होल से झांक रहा था। मुझे बिस्तर पर महवे ख्वाब देख रहा था। उसकी सोच ने कहा, ये गहरी नींद सो रहा है, आखिर सरकारी जासूस है। इसे क्या पड़ी है कि इतनी रात को मुजरिमों की तलाश में सैकड़ों मील दूर जाए। वो दरवाजे के पास से हट गया। दबे कदमों चलता हुआ कॉटेज के बैरूनी दरवाजे पर आया। उसे आहिस्तेगी से खोला ताकि खटके में मेरी आंख ना खुले। फिर उसने बाहर आकर अपनी चाबी से दरवाजे को लॉक किया। चूंकि 2 किराएदारों के इस्तेमाल का मुश्तरका दरवाजा था, इसलिए उसकी दूसरी चाबी मेरे पास थी। जब वो कॉटेज से जरा दूर चला गया
तो मैं उठकर अपना जरूरी सामान लेकर वहां से चल पड़ा। जॉनी के दिमाग में बात आ रही थी कि उसे फ्लाइंग क्लब की तरफ जाना चाहिए। हार्वे अभी वहीं होगा। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। वो कहने लगी, इतनी रात को आए हो? खैरियत तो है? अभी वहां 2 बजे हैं। तुम्हारा आशिक चौकी नंबर 12 की तरफ परवास करने वाला है, जबकि मैं भी उधर ही जा रहा हूं। तुम उसे जाने से रोक दो। उसे क्यों रोकना चाहते हो? वो अपने तौर पर हम्माम बाटगर्द की खबर लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। उसे मैदान मारने का मौका दो। उसे बाद में मौका दिया जाएगा। हम दोनों को बैक वक्त उधर नहीं जाना चाहिए। काम बिगड़ जाएगा। बहस ना करो। मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं। उससे कहो फ्लाइंग क्लब के बाथरूम में फरहाद का हमशक्ल ब्राइन वोल्फ मिलेगा। उससे अपना लिबास तब्दील करके होटल वापस चला जाए। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। मैंने प्रिंस के दिमाग में जाकर कहा, मैं रसवंती हूं। सोनिया के पास जाओ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजी से चलता हुआ फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगा। दूसरा करीबी रास्ता इख्तियार किया ताकि जॉनी से सामना ना हो। उसके दिमाग में जाकर देखता भी जाता था कि वो अभी फ्लाइंग क्लब से कितनी दूर है। मैंने वहां पहुंचते ही सीधा बाथरूम का रुख किया। प्रिंस मेरे इंतजार से बोर होकर वहां से आ रहा था। मैंने कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, मुझे अफसोस है, रास्ते में देर हो गई। आइए वॉशरूम में चलें। वो मुझे गौर से देखते हुए वॉशरूम में आ गया। फिर कहने लगा, अब समझ में आ रहा है दुश्मन मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। वो तुम्हें घेरना चाहते हैं, धोखे में मुझसे टकरा जाते हैं। कौन हो तुम? इसका जवाब मादाम सोनिया दे सकती हैं। मैं मादाम सोनिया के हुक्म से यहां आया हूं। अभी मादाम रसवंती ने बताया कि आप यानी फरहाद साहिब जिंदा हैं और मुझे आपकी जगह चौकी नंबर 12 की तरफ जाना होगा। क्या ये बात रसवंती ने बताई कि मैं जिंदा हूं? जी हाँ, मगर रसवंती साहिबा को ये बात मादाम सोनिया ने बताई है। बेहतर है हम गुफ्तगू के दौरान लिबास तब्दील करते रहें। हम अपने अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे को देने लगे। प्रिंस खुश था कि सोनिया दूसरों के सामने उसे फरहाद कहती है। मैंने कहा, मादाम सोनिया ने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि मैं आपके जिंदा होने की बात अपने साय को भी ना बताऊं। हाँ हाँ, बेशक बेशक। मैं अभी दुनिया वालों पर जाहिर होना नहीं पसंद करता। दुश्मनों को यह बता रहा हूं कि फरहाद का हमशक्ल हूं। मैंने उसका लिबास पहन लिया। फिर कहा, आप इस तरह जाएं कि कोई आपका चेहरा ना देख सके। वो नागवारी से कहने लगा, तुम फरहाद अली तैमूर को यह बात समझा रहे हो? क्या मुझे नादान बच्चा समझते हो? मैंने आजिज़ी से कहा, मुआफ़ी चाहता हूं जनाब। आप जैसी कदावर शख्सियत के सामने पहली बार आया हूं, इसलिए कुछ बदहवास हो गया हूं। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। मैं फरहाद साहब को सलाम करके वॉशरूम से बाहर आ गया। हमने अपने कागजात और अपने नाम तब्दील कर लिए थे। अभी वो कॉटेज में मेरी जगह जाकर सोने वाला था। मैंने दूर ही से देखा, जॉनी फ्लाइंग क्लब के दफ्तर के बरामदे में किसी से बातें कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में जाकर सुना। वो पूछ रहा था, मिस्टर हार्वे वॉटसन कहाँ मिलेंगे? उस शख्स ने कहा, मिस्टर हार्वे का पायलट हूं, वो अभी टॉयलेट। वो कहते कहते मुझे देखकर रुक गया। फिर कहने लगा, लो मिस्टर जॉनी, ये मिस्टर हार्वे आ रहे हैं। जॉनी ने ताज्जुब से देखा, क्योंकि मैं फरहाद का और ब्राउन वुल्फ का हमशक्ल था। मुझ में और उसमें आवाज और लहजे का फर्क था। मैंने प्रिंस यानी हार्वे की आवाज में पायलट से कहा, सॉरी मिस्टर, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में नहीं जा रहा हूं। मेरा एक पुराना शनासा मिल गया है, उसके साथ जाऊंगा। तो मैं इस सर्दी में गर्म बिस्तर पर सोने की छुट्टी दे रहा हूं। वो शुक्रिया अदा करके मुसाफा करने के बाद चला गया। जॉनी आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा, जरा 1 मिनट लड़की, मैं अभी बात करता हूं। मुझे एक शनासा की तलाश है। वो एहतजाजन कहने लगा, मैं लड़की नहीं लड़का हूं। मैं उसे नजरअंदाज करके दूर तक मतलाशी नजरों से देखने लगा। ख्यालखानी के जरिए अपने पायलट को मुखातिब करके बोला, मेरे साथ एक नौखेस लड़का खड़ा है। लड़की जैसा दिखाई देता है। तुम उसकी मौजूदगी में मुझे हार्वे कहकर मुखातिब किया करोगे। पूरा नाम हार्वे वॉटसन है। उस लड़के के दिमाग में दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा रहता है। उसे अपने दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी जगह ना देना, वरना वो हमारे कोड वर्ड्स मालूम कर लेगा। अब मेरे पास बरामदे में चले आओ। वो दफ्तर के अंदर से बरामदे में आकर कहने लगा, हेलो मिस्टर हार्वे, मैं दफ्तर के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम मुसाफा करने लगे। जॉनी ने कहा, मिस्टर, मैं तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं पायलट से माजरत चाहते हुए जॉनी के साथ दफ्तर के एक कमरे में आ गया। मैं बज़ाहिर उससे लाताल्लुक़ी जाहिर कर रहा था, लेकिन हकीकतन उसकी तरफ दिल खिंचा जा रहा था। दुश्मनों ने ट्रैप करने के लिए खूब सोच समझकर जॉनी और चीना की खीर मिक्स का इंतखाब किया था। मैंने कमरे में आकर पूछा,
जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? उसने कहा, मैं बता चुका हूं कि लड़की नहीं लड़का हूं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? चलो मान लेता हूं। मुझसे क्या काम है? मैं क्या बताऊं? तुम सुनोगे तो हंसोगे। तुम्हें हंसना बुरा लगेगा तो मैं संजीदा ही रहूंगा। जल्दी ना करो, मैं घबराने लगता हूं। बात यह है कि मुझे नींद में चलने की आदत है। मैं अभी नींद में चलता हुआ यहां तक आ गया हूं। मुझे ख्वाब में कोई कह रहा था कि आओ हम हेलीकॉप्टर में परवास करें और चांदनी रात में बर्फानी इलाके का दिलफरेब मंजर देखें। मैं ये ख्वाब देखते देखते यहां आ गया। मैंने ख्वाब में तुम्हें भी देखा है। मैंने कहा, लड़के, मुझसे कोई फ्रॉड ना करना। मैं टेलीपैथी जानता हूं। आज यहां कितने ही दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर दी है। तुम खामोश खड़े रहो, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा हूं। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर सोच के जरिए कहने लगा। मैं नींद में चलता हुआ इतनी दूर कैसे आ गया? जॉनी के दिमाग में छुपा रहने वाला उसकी सोच में कहने लगा। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं हैरान रह जाता हूं कि किस तरह रास्तों में ठोकर खाए बगैर कहीं से कहीं पहुंच जाता हूं। मैंने उसकी सोच में पूछा, मैं लड़का हूं या लड़की? मैं लड़का हूं, लड़का। पता नहीं लोग मुझे लड़की समझकर क्यों परेशान करते हैं। मैं जॉनी के दिमाग में जितने भी सवालात करता, मुझे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उसकी सोच में जवाब दे देता। जॉनी और जीना की कोई अपनी सोच नहीं थी। उनके अपने चोर ख्यालात नहीं थे। जो अंदर से मालूम और बेखबर थे, उनके ख्यालात चोर कैसे हो सकते थे? मैं उस दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले की तसल्ली के लिए जॉनी के ख्यालात पढ़ रहा था। इसलिए उसे ये यकीन हो गया था कि मैं टेलीपैथी जानने वाला हार्वे वॉटसन हूं। मैंने जबान से कहा, जॉनी, तुम दुरुस्त कहते हो। तुम लड़के हो और नींद में चलते हुए इतनी दूर आए हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं अपने ख्वाब के मुताबिक हेलीकॉप्टर में प्रवास करना चाहता हूं। यह मुमकिन नहीं है। मैं एक खतरनाक जगह जा रहा हूं। मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम्हारे साथ खतरात से गुजर रहा हूं। जॉनी, मैं बिल्कुल ही नादान बच्चा नहीं हूं। तुम मेरे किसी दुश्मन के आलायकार हो। मैंने तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारी मालूमात को देखा है और यह अंदाजा किया है कि कोई ख्यालखानी करने वाला तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखता है। मैं अपनी दिमागी हालत को इतना जानता तो इतनी रात को गर्म बिस्तर से उठकर इतनी दूर ना आता। मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जो मेरे मम्मी और पापा कहलाते हैं, क्या वो वाकई मेरे माँ बाप हैं? अगर मेरे अपने सगे होते तो मुझे यूं तन्हा भटकने के लिए कभी ना छोड़ते, कदम कदम पर मेरी हिफाजत करते। मैं बहुत बदनसीब हूं। मेरी जिंदगी नींद में गुजर रही है और मैं किसी दिन नींद में ही मर जाऊंगा। ये कहते ही वो रोने लगा। मैं अंदर से बेचैन हो गया। उसका सारा हुस्न शबाब, उसके सारे जज्बात मेरे नाम हो गए थे। एक गहरा ताल्लुक कायम हो गया था। फिर मैं बेचैन कैसे ना होता? मैंने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, तुम लड़के हो, मर्द के बच्चे होकर आंसू बहाते हो। ये बुरी बात है। फिर मैंने दुश्मन ख्यालखानी करने वाले को सुनाने की गरज से कहा, पता नहीं तुम में क्या है, अजीब सी कशिश है और अब तो सीने से लगाकर दिल धड़कने लगा है। मैं तुम्हारी बदनसीबी दूर करूंगा, तुम्हें तन्हा नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे दोस्त बनोगे। वो रोते रोते खुश हो गया। दिमाग में छुपा हुआ दुश्मन भी खुश हो गया होगा। उसका मंसूबा यही था कि जॉनी और जीना का कॉकटेल मुझे पसंद आ जाए, मैं उसे हमेशा साथ रखूं और उसके जरिए दुश्मनों को मेरी तमाम मसरूफियात और तमाम हरकतों का इल्म होता रहे। जॉनी ने मेरा बाजू थाम कर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, मैं अगरचे खतरात से खेलने जा रहा हूं, मगर इससे भी ज्यादा जी चाहता है कि तुम्हारे लिए चांद पर खेलता रहूं। मैंने आज से पहले इतनी कशिश किसी में महसूस नहीं की। तो फिर मुझे ले चलो। मैं उसके साथ बाहर आ गया। जब पायलट को बताया कि जॉनी भी हमारे साथ जाएगा तो वो बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं इस लड़के को खतरात से खेलना सिखाऊंगा। हम हेलीकॉप्टर में सवार हुए, फिर वहां से प्रवास करने लगे। जॉनी मेरे साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था। मिस्टर हार्वे ने आंसू पोंछने के लिए मुझे सीने से लगाया तो मेरा अजीब तरह से दिल धड़कने लगा था। यूं लग रहा था जैसे सचमुच मैंने ख्वाब में हार्वे को देखा हो और ये मेरी रूह की इतनी गहराइयों में उतर गया हो जहां तक उतरने में सदियां भी कम पड़ती हैं। उसके दिमाग में सोच उभरी, ये मुझे क्या हो गया है? मैं इसके करीब बैठकर एक लड़की के अंदाज में क्यों सोच रहा हूं? मैंने उसे कश्मकश में छोड़ दिया। फिर पायलट के दिमाग पर दस्तक देते हुए कोड वर्ड्स अदा किए। जनाब, आप इस लड़के के साथ जैसे ही दफ्तर में गए थे, मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था और सांस रोक ली थी। उसके बाद फिर वो सोच की लहर दोबारा नहीं आई। वो ख्याल खानी करने वाला अब नहीं आएगा।
क्या ये लड़का उनका आलायकार है? हाँ, लेकिन मजलूम है, हमदर्दी और मोहब्बत का मुस्तहिक है। ये इंकिशाफ कर दूं कि ये दरअसल एक लड़की है। आप फ्रॉड को समझते हुए भी इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मजलूम है। इसका ब्रेन वॉश करके इसे आधा लड़का और आधी लड़की बनाया गया है, ताकि हम इस अजूबे में कशिश महसूस करते रहें और इसे अपने पास रखा करें। मैं दुश्मनों की यह ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। जनाब, आप इस मुहिम में हमारे लीडर हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। मैं आपके तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए पूछता हूं कि आप जानबूझकर खतरात को दावत क्यों दे रहे हैं? खतरात के जितना करीब जाओगे, दुश्मन उतनी ही जल्दी करीब आकर बेनकाब होते रहेंगे। हाँ, अगर खतरात से बचना मकसूद हो तो फिर हमें जानबूझकर अभी चौकी नंबर 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। वाकई जब हम दानिस्ता खतरात से खेलने जा रहे हैं तो इस लड़की की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप भी इसके दिमाग में जाकर दुश्मनों की चालों को समझ सकेंगे। ये चाल तो समझ में आ गई कि दुश्मन की टीम भी उस चौकी से आगे पहुंच रही होगी या पहुंच चुकी होगी। मेरा ये तजुर्बा भी आजमा लेना कि दुश्मन की वो टीम हमसे टकराएगी, लेकिन हमें जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हम मर जाएंगे तो बाबा साहब के इदारे की आइंदा प्लानिंग को समझना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा वो चाहेंगे कि हम जिंदा रहें और जॉनी के जरिए उन्हें हमारे इक़दामात का इल्म होता रहे। वाकई जनाब, ये तजुर्बे और शतरंजी चालों वाली बातें हैं। जॉनी ने पूछा, मेरे दोस्त तुम खामोश क्यों हो? यकीनन जॉनी नहीं, वो दुश्मन खामोशी की वजह मालूम करना चाहता था। मैंने कहा, मैं अपने पायलट से टेलीपैथी के जरिए गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या ये गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता? तुम्हारे दिमाग में मेरा एक दुश्मन छुपा हुआ है। अगर वो भी दोस्त बन जाएगा तो मैं तुम्हें रास्तार बना लूंगा, फिर वो हमारी तमाम बातें सुन सकेगा। वो कहने लगा, मेरे दिमाग में कोई दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। ये तुम नहीं समझ सकोगे। मैं तुम्हारे जरिए उसे ये बता दूं कि हम चौकी नंबर 12 की तरफ नहीं जा रहे हैं। दुश्मनों को मायूसी होगी जब हम सुबह तक उन्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। पायलट ने कहा, सर मंजिल करीब आ रही है। मैंने जेब से एक रुमाल निकाल कर कहा, आओ जॉनी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूं, ताकि कोई तुम्हारे जरिए हमारी उस मंजिल का सुराग न लगा सके। वो एतराज करने लगा, लेकिन मैंने पट्टी बांध दी, फिर दोनों हाथ पीछे बांधते हुए कहा, मैं जल्द ही तुम्हें इन बंदिशों से आजाद कर दूंगा। हेलीकॉप्टर एक जगह उतर गया। पंखे की गर्दिश थम गई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ एक बड़े से गार के अंदर जाने लगा। हमारे एक फ्रांसीसी जासूस ने उस गार की निशानदेही की थी। दो पहाड़ियों के दरमियान जो रास्ता गया था और जहां दुश्मनों का कोई खुफिया अड्डा था, उसके बिल्कुल मुखालिफ सम 10 मील के फासले पर यह गार था। हेलीकॉप्टर को अंदर ले जाने के बाद हम स्केटिंग का जरूरी सामान गार से बाहर ले आए। अपने हाथ में एक एक कोदाल ली, फिर जॉनी को बाहर लाकर गार के दहाने के ऊपर बर्फ तोड़ने लगे। बर्फ टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। ये काफी मेहनत का काम था, लेकिन हमने बर्फ गिराते गिराते गार के दहाने को छुपा दिया। अब कोई देखकर भी नहीं समझ सकता था कि यहां कोई गार है। इस दौरान मैंने जॉनी को अपने करीब रखा था ताकि वो आंखों से पट्टी ना हटा सके। उसके अंदर रहने वाले ने एक आध बार जॉनी को बंधे हुए हाथ खोलने पर उकसाया, लेकिन मेरी गिरा को खोलना उसके बस की बात नहीं थी। हम जॉनी को चलाते हुए गार से दूर लाए, फिर उसे बंदिशों से आजाद कर दिया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? तुम अपने दोस्त हार्वे के पास हो। हमने अपनी अपनी पुश्त पर किट बांधी, स्केटिंग शूज पहने, फिर वहां से आगे जाने लगे। मुझे स्केटिंग आती है, मगर मैं किसी बुलंदी से छलांग नहीं लगा सकूंगा। मैंने कहा, मेरे साथ तेजी से चलते रहो, ऐसी कोई जगह आएगी तो मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। हम बर्फ की सतह पर तेजी से फिसलते हुए जाने लगे। हमें कम से कम वक्त में 10 मील का फासला तय करना था। जॉनी के अंदर छुपा हुआ दुश्मन इस तरह में मुब्तला हो गया होगा। जहां उसने अपने आदमियों का जाल बिछाया था, वो अब किसी काम में नहीं आ सकता था। वो वक्फे वक्फे से जॉनी के जरिए हेरा फेरी की बातें करता था ताकि हमारी लोकेशन का कोई सुराग मिले, लेकिन मैं भी हेरा फेरी से जवाब देता रहता था। तकरीबन 6 मील का फासला तय करने के बाद जॉनी एक जगह गिर गया। उसे चोट तो नहीं आई, अलबत्ता घबराकर चीख पड़ा था। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, वो चीख दूर तक गूंज रही थी। चांदनी में नहाई हुई बर्फ की चट्टानों से टकरा रही थी। मैंने उसे गले लगाकर पूछा, चोट तो नहीं आई? मैं गले लगाए बगैर भी पूछ सकता था, लेकिन किसी न किसी बहाने उसे गले लगाए रखने को जी चाहता था। आखिर वो मेरी चीज था। मैंने पूछा, दोस्त की बात मानोगे? हाँ हाँ मानूंगा। तुम्हारे साथ कोई हरकत करूंगा तो बुरा तो नहीं मनाओगे?
बुरा नहीं मनाऊंगा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस कर ऊपर से रुमाल बांधते हुए कहा, तुम्हारे अंदर रहने वाला तुम्हें चीखने पर मजबूर नहीं करेगा। तुम्हारी आवाज को इस वीराने में दूर तक नहीं पहुंचाएगा। तुम इस हालत में मेरे आगे चलोगे। तुम्हारे मुंह से रुमाल के हटते ही मैं लपक कर तुम्हारी आवाज को दबोच लूंगा। इस तरह हम फिर आगे बढ़ने लगे। दुश्मन भी सोच रहे होंगे कि किस से पाला पड़ा है। वो अपनी मालूमात का जरिया मेरे पास रखते हुए भी नाकाम हो रहे थे। वो ख्यालखानी करने वाला मायूस नहीं था। अभी आगे बड़े आजमाइशी मरहले थे और उसे किसी न किसी मरहले पर कामयाबी की उम्मीद थी। हमने 10 मील का फासला तय कर लिया। हमारे सामने चंद मील के फासले पर 2 पहाड़ियां नजर आ रही थीं, जिनके दरमियान गुजरने का रास्ता होगा। यानी हम चौकी नंबर 12 से आगे उन्हीं पहाड़ियों की दूसरी तरफ आ गए थे। पायलट ने रिस्ट वॉच को देखकर कहा, 3:15 हुए हैं। कमरी हिसाब से कोई आधे या पौन घंटे बाद चांद डूबेगा। फिर हम तारीकी में आगे बढ़ सकेंगे। वहां दूर तक बर्फ के छोटे बड़े टीले थे। हमने एक बहुत बड़े टीले के पास पहुंचकर उसके निचले हिस्से को कुदाल से खोदा। टीले के अंदर बड़ा सा गड्ढा बनाया। फिर उसके अंदर जाकर बैठ गए। वहां मैंने ख्यालखानी की परवाज की। फिर उस दुश्मन के पास पहुंचा जो अपने 7 साथियों के साथ एक खार में था। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर आने के बाद उन्होंने अपने बचाव के लिए फायरिंग की थी। मैं फौजी हेलीकॉप्टर में वापस चला गया था, लेकिन उस शख्स के अंदर जगह बना चुका था। हमारे जाने के बाद उन्होंने उस गार को छोड़ दिया, बल्कि डायनामाइट से धमाका करके उस गार को तबाह कर दिया ताकि उनका कोई सुराग न मिले। वो वहां से दूर दूसरे अड्डे पर चले गए थे। उस शख्स की सोच ने बताया कि रात 2 बजे उनका बॉस आया था और उनसे कहा था कि बाबा साहब के इदारे का एक टेलीपैथी जानने वाला हार्वे वॉटसन होटल से चल पड़ा है। हमारे फ्लाइंग क्लब के जासूस ने बताया है हार्वे इसी तरफ आएगा। तुम यहां से गुजरने के तमाम रास्तों पर रिमोट कंट्रोलर से मुंसलिक बम जगह जगह छुपा कर रख दो। और तुम एल्फ्रेड मेरे साथ आओ। मैं एल्फ्रेड ही के दिमाग में था। अब वो बॉस के दूसरे अड्डे में था और मेरी मालूमात के लिए बेख्तियार सोचता जा रहा था। वो दूसरा अड्डा उन 2 पहाड़ियों के आखिरी हिस्से में था, यानी जहां मैं, जॉनी और पायलट के साथ गड्ढे में बैठे हुए थे। वहां से वो अड्डा चंद मील के फासले पर था। उधर जाने के लिए 2 पहाड़ियों के दरमियान से गुजरना जरूरी था। मैं एल्फ्रेड के दिमाग में बैठा बड़ी अहम मालूमात हासिल कर रहा था और ये पूरा यकीन हो रहा था कि आज और अभी मैं उस गुमशुदा तैयारे तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही वक्त में ख्यालखानी से चौंक गया। कोई हमारे गड्ढे के करीब से तेजी से गुजर गया था। मैं फौरन ही जॉनी पर झुक गया। बड़ी फुर्ती से उसके लबों पर चुप की मोहर लगाती। मैं जरा भी चूकता तो दुश्मन ख्यालखानी करने वाला उसे चीखने पर मजबूर कर देता। चंद लम्हों के बाद कोई दूसरा हमारे गड्ढे के पास से गुजरता हुआ गया। जॉनी का दिल मेरे दिल से लगकर धड़क रहा था। वो खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रुमाल निकाला, फिर उसके लबों को आजाद करते ही मुंह में रुमाल ठूंस दिया। ऊपर से कपड़ा बांधकर उस कपड़े से 2 धज्जियां निकालीं। फिर वो 2 धज्जियां उसके कानों में ठूंस दीं ताकि दुश्मन हमारे आसपास की आवाजें उसके जरिए न सुन सके। मैं हालात से मजबूर होकर बेचारे जॉनी से मोहब्बत भी कर रहा था और उस पर जुल्म भी करता जा रहा था, और ये अच्छा ही कर रहा था। चल लम्हे के बाद किसी औरत की आवाज सुनाई थी। वो अपने साथी से कुछ कह रही थी। अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद बर्फ की सतह पर कुदाल चलने की आवाजें आने लगीं। शायद वो भी हमारे करीब गड्ढा खोद रहे थे। शायद उन्हें भी चांद के डूबने का इंतजार था। मैंने सोच के जरिए पायलट से कहा, ये आने वाले अजनबी भी सर्दी से बचने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये लोग भी गुमशुदा तैयारे की तलाश में आए हैं। जॉनी का मुंह अच्छी तरह बंद हो चुका था। इसके बावजूद हल्की सी ऊ की आवाज निकल रही थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम जॉनी को आवाजें निकालने पर मजबूर कर रहे हो और तुम ये देखते आ रहे हो कि मैं किसी हाल में भी मजबूर होना नहीं जानता। अभी मैं इसे बेहोश करके यहां छोड़ दूं और वापसी पर इसे ले जाऊं तो तुम नुकसान में रहोगे। इस गड्ढे से निकलकर हम कहां जाएंगे और क्या करते रहेंगे, ये तुम जॉनी के बगैर मालूम नहीं कर सकोगे। लिहाजा मालूमात में इजाफा चाहते हो और हमारी कारकर्दगी का तमाशा देखना चाहते हो तो जॉनी को होश में रहने दो। अब आवाज निकली तो तुम भी इसके बेहोश दिमाग से निकल जाओगे। जॉनी चुप हो गया था। मैं उसके साथ जिधर बैठा हुआ था उधर बर्फ की दीवार थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ कुदाल चल रही थी। वो कमबख्त हमारी गोद में ही आकर बैठने वाले थे। कोई गड्ढे में उतर गया था और खोदी हुई बर्फ के जर्रात उठाकर बाहर फेंक रहा था। फिर उसके दूसरे साथी भी गड्ढे में उतरने लगे। किसी ने उस दीवार से टेक लगाया था जिसके दूसरी तरफ हम थे,
अचानक बर्फ की कड़कड़ाहट उभरी और दरमियानी दीवार ढह गई। हम सब एक दूसरे के आमने सामने हो गए। बड़ा अजीब तमाशा था। हम सब के हाथों में साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर और एयर शूटर थे। वो तमाम हथियार एक साथ चलते तो हम सब एक साथ फना हो जाते। इसीलिए हथियार सिर्फ धमकियां बनकर हाथों में रह गए थे। वो तीन थे, एक औरत और दो मर्द। इधर हम भी तीन थे, लेकिन जॉनी बंधा हुआ था। उसका होना ना होना बराबर था। एक ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम सब एक ही मकसद से आए हैं, गुमशुदा तैयारे की तलाश में। अब मैं सवाल करता हूं, तुम्हारा किस ग्रोह से ताल्लुक है? उस औरत ने कहा, हम आज़ाद लोग हैं। किसी सुपर पावर से या किसी तंजीम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे खानदान के कुछ अफराद उस तैयारे में सफ़र कर रहे थे और हम अपने उन अजीज़ों की ज़िंदगी या मौत का यकीन करने आए हैं। उस औरत के पास बैठा हुआ शख्स अपने आंसू पोंछ रहा था। उस औरत ने उसका सर अपने सीने पर रखकर थपकते हुए कहा, हौसला रखो, तुम्हारी बेटी जिंदा होगी। तुम तमाम उम्र दूसरों से नेकियां करते आए हो। तुम्हें इतनी सारी नेकियों के इनाम में वो जिंदा जरूर मिलेगी। वो कहने लगा, जौसा मैं सब्र कर रहा हूं और पूरे हौसले से यहां तक आया हूं। मैं उस गुमशुदा तैयारे तक जरूर पहुंचूंगा। मैं अभी उन्हें पहचान नहीं रहा था, लेकिन सुनने वालों ने जौजा का नाम सुनकर पहचान लिया होगा। वो रोने वाला आर्मर था। उसकी आंखों से जोजो के लिए बेख्तियार आंसू निकल आए थे। उस वक्त वो मेकअप में था और बदले हुए लहजे में बोल रहा था। वैसे उसने मुझे पहचान लिया होगा। उसके साथ बैठे हुए शख्स ने मुझसे कहा, तुम हूबहू फरहाद हो। अगरचे वो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा सकता है। जौजा ने पूछा, क्या तुम फरहाद का रोल अदा करने आए हो? तुमने उसका चेहरा अपनाया है? मैंने मेकअप नहीं किया है। यह मेरा अपना पैदाइशी चेहरा है। मुझे भला फरहाद का रोल अदा करने की क्या जरूरत है? मैं तो बाबा साहब के इदारे से आया हूं। आर्मर कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन पहचान लिए जाने के अंदेशे से चुप रहने पर मजबूर था। उसने मुझे उन दिनों देखा था जब मैं अपनों के सामने फरहाद होने का दावा किया करता था। इस वक्त वो नजरें झुकाए खामोश था। मैं यकीन से कह सकता था कि वो ख्यालखानी के जरिए जौजा को मेरे मुताल्लिक बता रहा था, क्योंकि जौजा मुझे बड़ी तवज्जो से देखती जा रही थी। उनके एक साथी ने जॉनी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे क्यों बांध रखा है? ये लड़की है ना? जॉनी ने बंधे हुए मुंह से ऊं ऊं की आवाज निकाली, फिर इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, यह लड़का है। इसके दिमाग में एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। मैंने इसके कानों में कपड़ा ठूंस दिया है, वरना वो ख्यालखानी करने वाला इसके जरिए आवाज सुनकर तुम्हारे दिमागों में पहुंच जाता। उसने कहा, हम तीनों हसास दिमाग रखते हैं, आने वाले को भगा देंगे। तुम इस बेचारे को खोल दो। मैंने उसे खोल दिया। वो कहने लगा, ऐसा कब तक होता रहेगा? तुम दोस्त होकर कब तक दुश्मनी करते रहोगे? मुझे यकीन हो गया है कि मेरे अंदर कोई छुपा हुआ है, इसीलिए मैं अचानक तुम्हारे खिलाफ हरकतें करने लगता हूं। मैंने उसे थपकते हुए कहा, जरा सब्र करो, मुझे यहां से फुर्सत मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे अंदर के शैतान को भगा दूंगा। आर्मर के साथी ने पूछा, तुम लोग तैयारे को क्यों तलाश कर रहे हो? मैंने आर्मर की तरफ उंगली उठाकर कहा, जिस तरह तुम्हारे साथी की बेटी उस तैयारे में थी, उसी तरह मेरी बहू जोजो भी उसी में अगवा करके ले जाई जा रही थी। इस बात पर आर्मर ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया था। जोजा ने उसे फौरन ही अपनी तरफ खींचकर उसका सर फिर अपने सीने से लगा लिया था। मैंने कहा, हम सब सदमात के मारे हैं, किसी लालच में या मुजरिमाना मकसद के लिए नहीं आए हैं। क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? जोजा ने कहा, तुम हमारे दिल की बात कह रहे हो। उसके साथी ने सांस रोककर कहा, अभी कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था, मैंने भगा दिया। मैंने कहा, मैं भी ख्यालखानी करता हूं, मगर यकीन करो अभी कोई दुश्मन तुम्हारे पास आया था। हमें यकीन है हम एक दूसरे पर एतमाद करेंगे। मेरे पायलट ने कहा, चांद डूब रहा है, हमें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम एक एक करके गड्ढे से बाहर आ गए। चांद डूब रहा था, चांदनी बुझती जा रही थी। मैंने दो पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक उन पहाड़ों के सामने एक वसी व अरीज गहरी झील है। झील के पानी पर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है। आंखें धोखा खाती हैं कि वो हमवार मैदान है। यूं उस पर चलने वाले अंदर धंस जाते हैं, झील की गहराई में डूब जाते हैं। आर्मर के साथी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने खतरे से आगाह कर दिया, लेकिन तुम यहाँ का जोग्राफिया कैसे जानते हो? ये न पूछो, मेरे पीछे चलते रहो। कोई खतरा पेश आएगा तो मैं पहले उसका सामना करूंगा। हम सब बर्फ की सतह पर फिसलते हुए जाने लगे।
झील वाली बात मैंने एल्फ्रेड के दिमाग में रहकर मालूम की थी। मैं मालूमात का ये जरिया जॉनी के अंदर छुपे हुए शख्स को बताना नहीं चाहता था। हम कई मील का लंबा चक्कर काटकर पहाड़ी के दरमियानी रास्ते की समत जा रहे थे ताकि नादीदा झील से बचते रहें। मैं बड़ी तेजी से जा रहा था। जॉनी भी मेरे साथ रफ्तार बढ़ा रहा था। बाकी लोग जरा पीछे रह गए थे। जॉनी ने जरा करीब होकर पूछा, तुमने उस औरत चौजा को देखा है? हाँ, देखता आ रहा हूं। वो तुम्हें बड़ी लगावट से देख रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, "हाँ, देखने दो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे?" मैंने पूछा, तुम बताओ, दोस्ती करना चाहिए या नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझसे भी दोस्ती करोगे और उससे भी? तो क्या हुआ? वो औरत है और तुम लड़के हो, मर्द हो। वो कुछ उलझ सा गया। रफ्तार बढ़ाता हुआ आगे निकल गया। उसके अंदर पिछले ख्वाबों और हकीकत की खिचड़ी पक रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अंदर से क्या होने लगता है। हम आगे पीछे पहाड़ों के दरमियानी रास्ते तक पहुंच गए। जौजा तेजी से फिसलती हुई मेरे पास आकर रुक गई। फिर कहने लगी, हमारे नक्शे और मालूमात के मुताबिक यही जगह है। वो गुमशुदा तैयारा यहां से आगे नहीं जा सकता था। आगे झील है। हम जहां से आए हैं उधर तैयारा मुड़ नहीं सकता था क्योंकि रास्ता तंग है। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। हमारे करीब आर्मर आकर रुक गया। फिर कहने लगा, मैं जितना मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं उतना ही इस्तराब बढ़ता जा रहा है। जौजा ने कहा, फिर आंसू न बहाना, नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। जॉनी जरा दूर खड़ा मुझे और जौजा को देख रहा था। मैंने जौजा के और करीब होकर आर्मर के मुतालिक कहा, बात बात पर आंसू बहाने वालों को ऐसी मुहिम में शरीक नहीं करना चाहिए। वो कहने लगी, मेरा साथी मजबूत आसाब रखता है मगर दिल दर्दमंद है। ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं इसे कॉटेज में छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैंने अपनी किट में से कॉशन इंडिकेटर निकाला। उस आले के जरिए मालूम किया जा सकता था कि 5 या 6 गज के फासले तक कोई बारूदी सुरंग या रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाले बम छुपा कर रखे गए हैं या नहीं। ऐसा खतरा हो तो नन्ना सा सुर्ख बल्ब चलने बुझने लगता था। हमने हथियार संभाल लिए थे और कॉशन इंडिकेटर की रहनुमाई में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर मैं अचानक बर्फ की सतह पर फिसल गया। ये मेरी छठी हिस्स का कमाल था। मैं जानबूझकर फिसल गया था। खतरे का एहसास गलत नहीं था। एक छोटा सा तीर मेरे सर के करीब से गुजरता हुआ दूसरी तरफ बर्फ के एक सिर में पेवस्त हो गया था। मैंने कहा, बैठ जाओ या लेट जाओ। ऐसा कहने से पहले ही मैंने जॉनी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास गिरा लिया था। जौजा और आर्मर के साथ आने वाला शख्स फुर्तीला था। उसने बर्फ की सतह पर गिरते ही साइलेंसर से लगे हुए रिवॉल्वर से उधर गोली चलाई जहां से तीर आया था। एक शख्स चट्टान पर से चीख मारता हुआ नीचे आकर लाश में तब्दील हो गया। मेरे पायलट ने मुसलसल 6 गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 2 लाशें और गिरी। हम सब औंधे मुंह रेंगते हुए दूसरी पहाड़ी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां एक गार था और उसका दहाना इतना बड़ा था कि छोटे साइज का तैयारा आसानी से अंदर जा सकता था। हमने गार में दाखिल होते वक्त फूंक फूंक कर कदम रखा, मगर अचानक हर तरफ से दुश्मन छलांगे लगाकर हम पर हमला करने लगे। वहां अच्छी खासी जंग शुरू हो गई। हम डट कर मुकाबला कर रहे थे। मैं हमला आवरों की अच्छी तरह पिटाई कर रहा था, लेकिन हैरान होकर कभी कभी जॉनी को देखते वक्त खुद मार खा जाता था। वो जबरदस्त फाइटर होने का सबूत दे रहा था। ऐसी फुर्ती से पैंतरे बदलता, कलाबाजी खाता और फ्लाइंग किक मार रहा था कि उस पर आंख नहीं ठहरती थी। ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में उसके दिमाग से बहुत सी बातें और याददाश्तें मिट चुकी थीं, और जो मिट चुकी थी उन्हें ख्याल खानी के जरिए पढ़ा नहीं जा सकता था। अलबत्ता नागहानी आफत पर बेख्तियार छुपी हुई सलाहियतों का मुजाहरा हो जाता है, और जॉनी उस वक्त भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा था। थोड़ी सी देर में कुछ जख्मी होकर गिरे, कुछ हमारी गोलियों का निशाना बने। फिर मैदान साफ हो गया। हम चारों तरफ देखते हुए गार के अंदर दूर तक जाने लगे। दाएं बाएं दीवारों पर बर्फ जमी हुई थी। कहीं से दुश्मनों के आने का अंदेशा नहीं था। पायलट ने कहा, दुश्मनों की खामोशी और दूरी कुछ मायने रखती है। उनके हमला करने के 2 ही रास्ते हैं, वो आगे से आएंगे या पीछे से। हम जो सोच रहे थे उसके बरक्स हुआ। हमारे दाएं बाएं दीवारों पर जमी हुई बर्फ तड़कने लगी, तड़क कर टूटने लगी, टूट कर गिरने लगी। गिरती हुई बर्फ के पीछे गन उठाए दुश्मन नजर आ रहे थे। हम किस किस को गोली मार सकते थे। हर तरफ से बर्फ टूट रही थी और गनमैन निकलते आ रहे थे। फिर लाउड स्पीकर से आवाज उभरने लगी, जो जिंदा रहना चाहता है वो हथियार फेंक दे, मरने की आरजू हो तो गोली चलाए। सबसे पहले मैंने हथियार को फेंका, फिर दूसरे साथी भी फेंकने लगे। स्पीकर से आवाज उतरी, अपनी अपनी पुष्ट पर से किट उतार दो। हमने ये भी किया। तीसरे हुक्म के मुताबिक हमने जेबें भी खाली कर दी। अब हमारे जिस्मों पर सिर्फ लिबास, पाँव में जूते
और सरों पर हेलमेट रह गए थे। स्पीकर से कहा गया, मैं हैरान हूं, मेरी आवाज सुनकर तुम में से कोई दिमाग में नहीं आया। क्यों मिस्टर हार्वे, सांप क्यों सूंघ गया? तुम टेलीपैथी जानते हो? आओ मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग दूसरों के लिए हसास होगा, तुम दूसरों की सोच को महसूस करते होगे, लेकिन मुझे महसूस ना कर सके। मैं अभी तुम्हारे दिमाग में आया था, फिर शर्मा कर वापस हो गया, क्योंकि वो तुम्हें इधर उधर से चूम रही थी। स्पीकर के जरिए बोलने वाले को चुप लग गई। मैंने जो कहा उसे वो झुटला नहीं सकता था। हैरान हो रहा होगा कि उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं किया। हकीकत यह है कि मैं उसके दिमाग में नहीं गया था, अपनी अकल और समात की तेजी से काम लिया था। उस बोलने वाले ने यकीनन माइक को अपने मुंह के करीब रखा होगा। उसके बोलने के दौरान चूमने की हल्की हल्की सी आवाज भी माइक के जरिए आ रही थी। दूसरे तवज्जो देने वाले भी सुन सकते थे, लेकिन मेरे साथियों को शिकस्त खाने का सदमा था और हमें घेरने वालों को फतह हासिल करने का गुरूर था। यूं किसी ने हल्की हल्की सी आवाजों को नहीं सुना था। स्पीकर से आवाज आई, हार्वे, तुम शैतान हो, नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हो। मेरा जिस्म, मेरा दिमाग फौलाद है, तुम मेरे दिमाग में कैसे आ गए थे? फिर एक बार आओ, बुलाना ही है तो सामने बुलाओ। मैं सामने आकर बताऊंगा कि किस तरह तुम्हारी लाइल्मी में तुम्हारे अंदर आकर वापस जा सकता हूं। तुम समझते हो मेरे सामने आकर तीर मार लोगे? कोई चालाकी दिखा सकते हो तो आओ, यहां तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कमांडर, सिर्फ हार्वे को यहां लाओ। हमारे आसपास जितने गनमैन खड़े हुए थे, उनके कमांडर ने मेरे पास आकर एक आले के जरिए मुझे सर से पांव तक चेक किया। वो हमें पहले ही तमाम हथियारों से खाली कर चुके थे। उस आले ने बताया, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। दो गनमैन मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कमांडर आगे चलने लगा। एक गनमैन ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैंने आगे बढ़ते हुए देखा। जॉनी बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे हौसला रखना चाहिए, मेरा दोस्त हार्वे जिंदा सलामत वापस आएगा। मैं कमांडर और गनमैन के दरमियान चलता हुआ गार की एक दीवार के पास आ गया, जहां बड़ा सा दरवाजा था। कमांडर ने दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हम अंदर आ गए। हॉल के वस्त में कदावर पहलवान नुमा अंग्रेज खड़ा हुआ था। उसके बाजू से एक हसीना चिपकी हुई थी। वो कदावर शख्स उनका बॉस था। उसने कमांडर को जाने का इशारा किया। वो गनमैन के साथ बाहर चला गया। दरवाजा खुदकार था। वो खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो गया। बॉस ने मुझे सर से पांव तक देखते हुए कहा, सुना था फराद के हमशक्ल हो, उसी की तरह खतरात में कूदने और मरने यहां आ गए हो। कौन मरता है यह हम में से कोई नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि मौत कैसे आती है। पहले मेरे दिमाग में आकर मेरी उलझन दूर करो। मैं कैसे आ सकता हूं? तुम हसास हो, सांस रोक लोगे? हाँ, मैं सांस रोक लेता हूं, मगर तुम कैसे आए थे? मैं कब आया था? वो गुस्से से धाड़ता हुआ बोला, अभी तुमने बताया था कि ये जलील हसीना मेरे साथ क्या कर रही थी। हाँ हाँ, बताया था। तुमने बोलते वक्त माइक को बिल्कुल ही करीब रखा था, जिसके नतीजे में बोसों की आवाजें भी दूसरी तरफ आ रही थीं। मैंने वही बयान किया जो सुनने में आ रहा था। उसके दीदे हैरत से फैल गए। फिर उसे गुस्सा आया कि इतनी सी बात उसकी समझ में क्यों नहीं आई। उसने हाथ में पकड़े हुए माइक को मेरी तरफ पत्थर की तरह फेंका। मैंने उसे कैच करते ही फुर्ती से वापस मारा। वो उसकी एक आंख में जाकर लगा। वो हुर्राने लगा। मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा बाप भी बाहर नहीं जा सकेगा। दरवाजे से बाहर जाते ही तुम्हें गोली मारती जाएगी। मैंने अंदर से चटखनी लगाते हुए कहा, मैं इसे खोलने नहीं बंद करने आया हूं, ताकि तुम भाग कर बाहर ना जा सको। वो यकबयक कहकहे लगाने लगा। कहकहों के दौरान कहने लगा, ये मेरे सामने चूहा है और कहता है इसके डर से शेर भाग जाएगा। मैं उससे मुकाबला करके उसे चूहा बना सकता था, लेकिन सोनिया का यह उसूल बेहतर है कि वक्त जाया ना करो। मैंने अपने सर की तरफ हाथ लाकर हेलमेट के एक बटन को दबाया। उस हेलमेट के खोल में बेहोश करने वाली गैस भरी हुई थी, जो बटन दबाने से खारिज हो जाती थी। दुश्मनों ने मेरी अच्छी तरह तलाशी ली थी। चेक करने वाला आला ठोस हथियारों की निशानदेही करता है। मोहलिक गैस का सुराख नहीं लगा सकता था। वो कहकह लगाते लगाते यूं रुक गया जैसे तेज रफ्तार गाड़ी को ब्रेक लगाया गया हो। उसने सांस ली, फिर रोकी। मैंने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। वो फिर सांस लेने पर मजबूर हुआ और गैस के असर से लड़खड़ा गया। वो हसीना भी चकरा कर गिर पड़ी थी। मैंने सांस रोकी हुई थी। बॉस पर दूसरा हमला करना चाहता तो मुझे भी झटका लगता और मैं एक जरा सांस लेने पर मजबूर होता। फिर गैस मेरे अंदर भी पहुंच जाती। वो गिर पड़ा था, लेकिन चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था।
मैं आसानी से उसके दिमाग में पहुंच गया। पता चला दूसरा दरवाजा खोलने की चाबी उसकी जेब में है और उस दरवाजे के पीछे भी एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसके पीछे गुमशुदा तैयारा मौजूद है। मैंने उसकी जेब से चाबियां निकाली। वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था मगर थरथरा रहा था। मैंने सोच के जरिए पूछा, तमाम गनमैनों से कैसे निजात मिल सकती है? उसका कमजोर दिमाग जवाब देने पर मजबूर था। उसने खातिर खा जवाब दिया, फिर बेहोश हो गया। मैंने उस दूसरे दरवाजे को खोला, जल्दी से दूसरी तरफ आकर उसे बंद किया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चारों तरफ घूमकर देखने लगा। गार में जहां से हम दाखिल हुए थे वहां से यहां तक गैस लाइट्स की रोशनी थी। उस कमरे की मशीनों और आलात को देखकर पता चला कि यहां से कुछ फासले पर एक जनरेटर है जिसका स्विच यहां है। अगर खतरा बढ़ जाए तो जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रॉनिक आलात और हथियारों के जरिए जिसे चाहे निशाना बनाया जा सकता है। मैंने एक स्विच दबाकर एक कल को जोर से झटका दिया तो दूर कहीं जनरेटर ऑन हो गया। बल्ब रोशन हो गए। मैंने बड़े से टीवी को ऑन किया। उसके स्क्रीन पर गार का वो हिस्सा दिखाई दिया जहां मेरा जॉनी दूसरे साथियों के साथ दुश्मनों के निर्गे में था। बॉस ने बेहोश होने से पहले बताया था कि खुफिया सब मशीन गनें कहाँ छुपी हुई हैं और उन्हें कंप्यूटर के जरिए किस तरह काम में लाया जा सकता है। मैंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू किया। स्क्रीन पर नजर आ रहा था जगह जगह बर्फ की दीवारें तोड़ती हुई सब मशीन गनें खुद ब खुद बाहर निकल रही थीं। बॉस के मुसल्ला जवान उन गनों को सवालिया नजरों से देख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि उन्होंने जब अपने हथियारों से आने वालों को कैदी बना लिया है तो फिर सब मशीन गनों की क्या जरूरत है। जरूरत का पता चल गया। मैं जिस बटन पर उंगली रखता था उससे मुंसलिक रहने वाली मशीन गन से तड़ातड़ फायरिंग होने लगती थी। बॉस के आदमी गोलियां खा रहे थे या जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वो जिधर भी भागते थे मैं उधर का बटन दबा देता था। उधर की सब मशीन गन उनके लिए मौत का सामान कर देती थीं। इस भीड़ में मैंने कमांडर को भी मरते देखा। उसकी मौत ने बाकी मानदा दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए। वो भागते हुए न जाने कहां चले गए। स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे थे। मैंने एक माइक ऑन करके मुखातिब किया, हेलो जॉनी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक स्क्रीन पर देख रहा हूं। तुम लोग मुझे देख नहीं सकोगे। और तुम सबको क्या हुआ है? इस तरह गुमसुम क्यों हो? अपने हथियार उठाओ। अब कोई दुश्मन नजर आए तो उसे गोली मार दो। वो हथियार उठाने लगे। जॉजा ने पूछा, मिस्टर हार्वे तुम कहां हो? इससे पहले कि मैं जवाब देता जॉनी ने उससे कहा, वो जहां भी है मेरा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? मैंने स्क्रीन पर उसे देखते हुए कहा, जॉनी ये बुरी बात है। किसी भी औरत से इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए। फिर मैंने जॉजा से कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम सबको यहां बुलाऊंगा। मैंने माइक को ऑफ किया, फिर दरवाजा खोलकर उस कमरे में आ गया जहां बॉस अपनी हसीना के साथ बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश करने वाली गैस अब कमरे की महदूद फजा में नहीं थी। मैंने कमरे की एक एक चीज को देखा। अलमारी खोलकर फाइलों पर सरसरी नजर डाली। दूसरी अलमारी के खानों में माइक्रोफिल्में रखी हुई थीं। उनके लेबल से उनकी अहमियत का अंदाजा होता था। उनमें अहम ममालिक के अहम राज छुपे हुए थे। हर फाइल का ताल्लुक किसी न किसी मुल्क से था। गोया ये दुनिया के तमाम ममालिक के अहम राज चुराने वालों की एक तंजीम थी। उन्होंने तमाम राजों को छुपाने और महफूज रखने के लिए इस बर्फानी इलाके में ये अड्डा बनाया था। मैंने फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर से दिमागी राब्ता कायम किया। वो आला अफसर मकामी फौज के मेजर के पास बैठा हुआ था। वो सब मेरी तरफ से मिलने वाली इत्तलात के मुंतजिर थे। मेरे एक इशारे पर मकामी फौज हरकत में आ सकती थी। मैंने आला अफसर से कहा, मैं पुरस्कार खुफिया अड्डे में पहुंच गया हूं। अभी आप मकामी फौज के मेजर को कुछ न बताएं। पहले मेरी बात सुन लें। यहाँ की एक अलमारी में कितने ही ममालिक के अहम राज माइक्रोफिल्म की सूरत में रखे हुए हैं। इनमें हुकूमत के भी राज हैं। ये फिल्में और अहम फाइलें मकामी फौज के हाथों में नहीं आना चाहिए। वो कहने लगा, शुक्रिया वुल्फ। तमाम माइक्रोफिल्में अपने पास छुपा लो और फाइलों को जला डालो। मैं यही करने जा रहा हूं, लेकिन आप दूसरों के सामने मुझे वुल्फ नहीं हार्वे कहकर मुखातिब करेंगे। ओके, तुम कितनी देर में हमें बुला रहे हो? मैंने कहा, इस खुफिया अड्डे के एक हिस्से में वो गुमशुदा तैयारा है। एक तैयारे को यूं छुपाए रखने में कोई खास मसलहत होगी। ये तमाम ममालिक के दरमियान अहम राजों की दलाली करने वाली तंजीम है। इस तैयारे से भी अहम राज बरामद हो सकते हैं। इसलिए आप मजीद आधा घंटा इंतजार करें। मैंने राब्ता खत्म किया। बॉस के पास आकर उसकी नब्ज देखी। बेहोशी खत्म हो रही थी। सिर्फ इतनी गफलत रह गई थी जो गहरी नींद के दौरान रहती है। मैंने उसके खाबीदा दिमाग को गुमशुदा तैयारे के मुताल्लिक सोचने पर माइल किया। वो सोचने लगा, तैयारे के अंदर मुर्दा मुसाफिर हैं
और उनका सामान है। तलाश करने वालों को इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि 3 बड़े ममालिक के अहम राज इस तैयारे के जरिए यहां लाए गए हैं। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुमने वो राज तैयारे से निकालकर कहाँ छुपाए हैं? वो अभी तक तैयारे में हैं। मैं उस अड्डे का इंचार्ज हूं। हमारी तंजीम के सरबराह दूसरे हैं। वो जानते हैं कि राज कहाँ छुपा हुआ है। मुझे हुक्म दिया गया था कि हालात साजगार होते ही 2 इंजीनियर आएंगे और इस तैयारे के मुख्तलिफ हिस्सों को खोलकर अलग करेंगे। तब तक इस तैयारे को छुपा कर रखा जाए। वो होश में आने ही वाला था। मैंने सवालात किए कि इस तैयारे में कितना ईंधन है और इसे काबिल परवाज रखा गया है या नहीं। उसने जवाब दिया, ईंधन पूरा है और तैयारे में कोई खराबी पैदा नहीं की गई है। ऐसा कहते वक्त उसने आंखें खोल दी। मैंने उसका साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर उठाकर कहा, तुम्हारा जिस्म फौलाद का है, तुम्हारा दिमाग फौलाद का है, लेकिन तुम एक लाश की तरह पड़े हुए हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी तंजीम के सरबराहों को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। उसने उठने की कोशिश की, फिर चकरा कर गिर पड़ा। कहने लगा, मुझे न मारो, मुझे दोस्त बना लो। मैं तुम्हें यहां के अहम राज बताऊंगा। तुम अपने सरबराहों से गद्दारी करके मेरे वफादार कैसे रहोगे? तुम मुझे एक बार आजमा कर तो देखो। मैंने पूछा, इस तैयारे का पायलट कौन है? उसे किस तरह यहां लाया गया है? मैंने पायलट को गोली मार दी थी। हसीना जो बेहोश पड़ी है, इस तैयारे की पायलट बनकर आई है। हमारी तंजीम से इसका खास ताल्लुक है। ये जानती है कि तैयारे को यहां कैसे लाया गया था और यहां से कैसे निकाला जा सकता है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसे गोली मार दी। मुझे अब उसकी नहीं, हसीना की जरूरत थी। मैं यहां किसी ऐसे फर्द को जिंदा नहीं रखना चाहता था जिसके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल खानी करने वाला पहुंच जाए, और वो दूसरा जॉनी के अंदर मौजूद था। हसीना ने आंखें खोल दी। अभी उसके आसाब कमजोर थे। उसने बड़ी कमजोरी और बेबसी से मुझे देखा। वो सोच रही थी, ये हार्वे हम पर गालिब आ गया है। इस अड्डे के इंचार्ज को गोली मार चुका है। अब मेरी बारी है। मैंने उसे सोचने के लिए आजाद छोड़ दिया था और चुपचाप उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। वो तैयारे की पायलट थी, मगर को पायलट बनकर आई थी। इस तंजीम के एक सरबराह के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी थी और उस सरबराह का ताल्लुक पेरिस से था। मैंने हसीना के दिमाग से उसकी रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया। वो कालीन पर चित लेटी हुई थी। मुझे ललचाने और अपनी तरफ माइल करने के लिए अपने बदन से कपड़ा हटाना चाहती थी, लेकिन मैंने ख्याल खानी के जरिए उसे हटाने नहीं दिया। वो कहने लगी, किस बात का इंतजार है? मुझे गोली क्यों नहीं मारते? मैंने पूछा, मरना चाहती हो या दोस्त बनकर जीना? मैं जीना चाहती हूं। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा। तुम बहुत बाकमाल हो, बिल्कुल फरहाद की तरह मैदान मार रहे हो। मेरी तारीफ ना करो, काम की बातें सुनो। अभी मेरे साथी यहां आएंगे। तुम इस लम्हे से गूंगी बन रही हो। किसी को अपनी आवाज नहीं सुनाओगी, किसी से नजरें नहीं मिलाओगी। मैं समझ गई, तुम्हारे साथियों में कोई ख्यालखानी करने वाला है। हाँ, मैं नहीं चाहता कोई दुश्मन तुम्हारे जरिए यहां के राज मालूम करे। जब मुझे बात करनी होगी तो मैं तुम्हारे दिमाग में आ जाऊंगा। मैं कैसे पहचानूंगी कि तुम हो या कोई और? जब तक गूंगी रहोगी, कोई और तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। अगर तुम जरा भी आवाज निकालोगी तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। मैंने वहां का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले जॉनी दौड़ता हुआ आया, फिर कहने लगा, इतनी देर क्या कर रहे थे? मुझे गुस्सा आ रहा था। और ये औरत कौन है? जोजा ने पूछा। तैयारा कहाँ है? मैंने कहा, मेरे साथ आओ। मैंने भी अभी तक उस तैयारे को नहीं देखा है। फिर मैंने अपने पायलट से हसीना के मुताल्लिक कहा, यह गूंगी है, लेकिन हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तुम इसके साथ साए की तरह रहोगे। इसे 1 सेकंड के लिए भी तन्हा न छोड़ना। हम मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए उस बड़े दरवाजे के पास आ गए जिसके पीछे तैयारे को छुपाकर रखा गया था। मैंने उसे खोला। दूसरी तरफ एक वसीओ अरीज जगह थी। वहां वो तैयारा खड़ा हुआ था। सभी उस तैयारे की तरफ जाने लगे। सबसे आगे आर्मर था। हम सब सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे पीछे तैयारे के अंदर पहुंचे। फिर वहां का मंजर देखकर दम बखुद रह गए। चंद लम्हों तक कुछ बोल न सके। शायद सांस लेना भी भूल गए थे। तैयारे के मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। बिल्कुल जिंदा लग रहे थे, जबकि उनकी मौत को 48 घंटे हो चुके थे। जौजा के एक साथी ने आगे बढ़कर एक मुसाफिर को हाथ लगाया। उस बर्फानी सर्द इलाके में तमाम लाशें अभी तक ताज़ा थीं। उनमें बू पैदा नहीं हुई थी। वो सब अकड़ी हुई बैठी थीं। आर्मर जौजा का सहारा लिए लाशों के दरमियान से गुजर रहा था और दाएं बाएं देखता जा रहा था। फिर जोजो पर नजर पड़ते ही वो चीख पड़ा, जोजो, मेरी बच्ची! नहीं नहीं, तुम नहीं मर सकती। तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा।
मैं गुमसुम सा होकर जोजो की अकड़ी हुई लाश को देख रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरी भी सांसें रुकने लगी थीं। आखिर वो प्यारी सी गुड़िया थी, मेरी बहू थी। मैंने उसे बाप का प्यार दिया था। ऐसी खूबसूरत बेटी की लाश देखकर दिल पर जो गुजर रही थी, उसे मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। हमें ऐसे वक्त पत्थर बन जाना आता है। आर्मर के रोने ने भेद खोल दिया कि वो मेकअप में जौजा के साथ आया है। अब जौजा मेरे लिए अहम हो गई थी। मुझे मालूम करना था कि ये औरत कौन है। आर्मर जो कभी किसी औरत के करीब नहीं जाता था, उसके सीने पर सर रखकर क्यों रोता है? उसका दीवाना कैसे बन गया है? और ये दीवानगी ऐसी है कि उसने हमसे बरसों के ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। बहरहाल ये बातें बाद में मालूम की जा सकती थीं। मैंने सोच के जरिए पायलट से कहा, अभी हम लाशों को यहां से बाहर ले जाएंगे। तैयारा खाली होते ही तुम इसे ले उड़ोगे। उसने कहा, तैयारा ले जाने के लिए मुझे यहां का रास्ता मालूम होना चाहिए। जिस हसीना को तुम्हारे साथ लगा रखा है, वो एक अच्छी पायलट है। वो तुम्हारी रहनुमाई करेगी। तुम बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे पेरिस ले जाओगे। मेरी बात अधूरी रह गई। जौजा आर्मर से कह रही थी, होश में आओ, देखो ये जोजो नहीं है। मैं तेजी से चलता हुआ उनके करीब गया। जौजा जोजो की गर्दन के पीछे दोनों हाथ ले जाकर मांस के जोड़ को काट रही थी। फिर उसने पूरे मांस को चेहरे से अलग कर दिया। अब वहां कोई दूसरी लड़की दिखाई दे रही थी। आर्मर चंद लम्हों तक उसे तकता रहा, फिर रोते रोते हंस पड़ा। मेरी जोजो नहीं है, ये मेरी जोजो नहीं है। इसका मतलब है वो जिंदा है। खुदा ने मेरी सुन ली। मेरी बहन जहां भी है, जिंदा सलामत है। वो खुशी से दीवाना होकर जौजा से लिपट रहा था और उसे चूम रहा था। वो हंसती जा रही थी और कहती जा रही थी, अपनी खुशियों पर काबू पाओ। अभी हमें बहुत मालूमात हासिल करनी है। अभी हमें समझना चाहिए कि डमी जोजो के अगवा का ये ड्रामा क्यों खेला गया, तैयारे को यहां क्यों छुपाया गया है। मैंने कहा, मेरा मशवरा है, पहले हम सब मिलकर इन लाशों को बाहर ले जाएं। जौजा ने कहा, सॉरी, मैं पहले इस तैयारी की अच्छी तरह तलाशी लेना चाहती हूं। तुम बेशक तलाशी ले लो, मगर तुम्हारे दोस्तों को मुझसे ताउन करना चाहिए। वो कहने लगी, तुम लाशों को बाहर क्यों ले जाना चाहते हो? क्या तैयारा खाली करके किसी दूसरी जगह ले जाओगे? मैंने कहा, मैं और मेरे साथी पायलट नहीं हैं। जॉनी ने अचानक आगे बढ़कर कहा, यह हार्वे झूठ कहता है। इसका ये साथी पायलट है। अभी हम हेलीकॉप्टर में आए थे। जौजा के साथी ने गुर्रा कर मुझे देखा, फिर कहा, क्यों मिस्टर, यहां क्या करते फिर रहे हो? तुमने हमें 1 घंटे तक बंद कमरे के बाहर रखा। यहां पता नहीं कैसी अहम मालूमात हासिल करते रहे हो। अब ये झूठ बोलकर तैयारा खाली करा रहे हो कि तुम्हारा साथी पायलट नहीं है। मैंने कहा, यह जॉनी मेरा साथी, मेरा दोस्त है, मगर जरा अकल से सोचो, ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है? मैं पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर एक दुश्मन ख्यालखानी करने वाला मौजूद रहता है। वो तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। उसके भड़काने पर हम सब यहां लड़ते रहेंगे और दुश्मन के आदमी यहां पहुंच जाएंगे। ये कहकर मैंने एक लाश की हिफाजती बेल्ट खोली, फिर लाश को कांधे पर लाद कर बाहर जाने लगा। मेरा पायलट भी एक लाश उठाकर मेरे पीछे आ गया। जौजा का साथी दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रास्ता रोक कर कहने लगा, पहले ये बताओ, तैयारा क्यों खाली करा रहे हो? मैंने खामोशी से पलटकर उस लाश को वापस सीट पर बिठा दिया। पायलट ने भी यही किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुश हो जाओ, तैयारा खाली नहीं होगा। जौजा के साथी ने कहा, तुमने मंसूबा बदल दिया, अब कुछ और करने वाले हो। मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारा, फिर दूसरे हाथ का घूंसा नाक पर चढ़ दिया। वो जरा पीछे को डगमगाया। उसकी नाक से खून बहने लगा था और बहते ही ठंडक के बायस जम रहा था। उसने अचानक उछलकर लात मारी। मैं लड़खड़ाता हुआ एक लाश पर आकर गिरा। मेरे उठते ही उसने घूमकर किक मारी। इस बार मेरी नाक से खून बहते ही जम गया। बड़ा मजा आया। बड़ा जबरदस्त फाइटर था। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। फौलाद को फौलाद बनकर काटना जानता था। मैंने जवाबी हमला किया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर घूंसे मारता हुआ बैरूनी दरवाजे तक ले आया। वो अचानक नीचे गिरा। गिरते ही उसने मेरी टांग पर टांग मारी। मैं गिरता हुआ उस पर आया तो उसने मुझे पैरों पर उछाल दिया। मैं तैयारे की सीढ़ी पर गिरा, फिर उसके पायदानों पर से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। मेरी कमर पर और हड्डियों में सख्त चोटें आई थीं। चूंकि सर्द इलाका था, इसलिए चोटों की तकलीफ से बदन गर्मा जाता था। मेरे अंदर अंगारे भर गए। वो ऊपर से छलांग लगाकर मुझ पर आया। मैं लुढ़कता हुआ एक तरफ गया। वो बर्फ की सिल पर औंधे मुंह गिरा। उसे ऐसी चोटें आई होंगी कि उसका बदन भी गर्मा रहा होगा। उसके करीब लोहे की एक सलाख पड़ी हुई थी। हमारे जिस्मों पर ढेर सारे मोटे कपड़े थे,
लातों और घूसों का असर खातिर खा नहीं होता था। लोहे की सलाख ही कुछ काम दिखा सकती थी। उसने औंधे मुंह रेंगते हुए सलाख की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उछलकर उसके हाथ पर खड़ा हो गया। उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने घूमकर मुंह पर ठोकर मारी। वो औंधा था, घूमकर चारों शाने चित हो गया। अब भी उसमें बड़ी जान बाकी थी। उसने लोहे की सलाख से मुझ पर हमला करने का इरादा किया था। फिर मैं वो सलाख कैसे इस्तेमाल ना करता। जैसे ही वो उठा, मुंह पर सलाख पड़ गई। वो अपनी चीख ना रोक सका। मैंने झुककर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर पूछा, अपनी ख्वाहिश बताओ। वो अचानक फर्श पर से उठा, फिर मेरे बेहद नजदीक आ गया। एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, यही जी चाहता था कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले की कोई बात दिमाग में आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। पायलट हसीना भी एक एक लाश खींचती हुई बैरूनी दरवाजे तक ला रही थी। हमसे बड़ी हद तक ताउन कर रही थी और मेरी हिदायत पर अमल करते हुए बदस्तूर गूंगी बनी हुई थी। 15 मिनट में जहाज खाली हो गया। पायलट उस हसीना के साथ इंजन और दूसरी मशीनों को चेक करने लगा। मैं सीढ़ी हटाकर दरवाजा बंद करने लगा तो आर्मर ने नीचे से कहा, यह क्या करते हो? क्या हमें छोड़कर जाओगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, मगर तुम इस औरत को छोड़कर मेरे साथ नहीं चलोगे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में यह औरत बाहर बनकर आई है, इसीलिए मैं इसे नुकसान पहुंचाए बगैर जा रहा हूं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जॉनी एक सीट पर हिफाजती बेल्ट बांधे बैठा था। मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो कहने लगा, मेरे पास आओ। मैंने कहा, मैं यहां से तुम्हारी निगरानी करूंगा। तुम्हारे अंदर रहने वाला मेरे मिजाज के खिलाफ तुमसे कोई हरकत कराएगा तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। अब खामोश रहो, मैं थोड़ी देर बाद बातें करूंगा। मैं पायलट हसीना के दिमाग में पहुंच गया। तैयारा हरकत में आ गया था। बर्फ की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था और वो हसीना मेरे पायलट को गाइड करती जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो मजबूरन हमारा साथ दे रही है। उसने मेरी वहशत और बर्बरियत देखी थी। उसे मालूम हुआ था कि मैंने वहां के बेशुमार मुसल्ला गार्ड्स को सिर्फ 10 मिनट में मौत के घाट उतारा है। यहां के इंचार्ज को गोली मारी है। दूसरी तरफ एक वसी व अरीज जगह थी। वो तैयारा खड़ा था। सभी उस तैयारी की तरफ जाने लगे। सबसे आगे आर्मर था। हम सब सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे पीछे तैयारी के अंदर पहुंचे। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर को मुखातिब किया। उसने झुंझलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम क्या कर रहे हो? रात 2 बजे से यहां बिठाकर इंतजार करा रहे हो। सुबह के 6 बज गए हैं। क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जल्दी बताओ क्या कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, ऑफिसर, अपना लहजा दुरुस्त करो। वो कहने लगा, यू शट अप। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। मैं एक सीनियर अफसर हूं। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो जल्दी से उठकर अपनी वर्दी उतारने लगा। वर्दी के नीचे गर्म कपड़े थे। उसने वो भी उतार दिए। उसके जिस्म पर एक नेकर रह गई थी। मकामी फौज के अफसरान शदीद हैरानी से उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे, ऑफिसर, ये क्या हरकत है? इतनी सख्त सर्दी में तुमने कपड़े उतार दिए? आखिर उतारने की वजह क्या है? अभी तो तुम अच्छे भले थे। वो दौड़ता हुआ आतिशदान के पास गया, अपने कपड़े भी ले गया। वो उन्हें पहनना चाहता था। जैसे ही पहनता था, मैं उतार देता था। उसने गिड़गिड़ाते हुए, थर थर कांपते हुए इल्तिजा की, मैं सर्दी से मर जाऊंगा, मुझे लिबास पहनने दो। तुमने अभी दावा किया था कि सीनियर अफसर हो। मैंने उस सीनियर अफसर की वर्दी उतार दी। अब तुम एक मामूली नंगे आदमी रह गए हो। मुझसे भूल हो गई। मैं तौबा करता हूं। आइंदा अफसराना रोब और दबदबे से बात नहीं करूंगा। वो सर्दी से दांत कटकटाता हुआ जोर जोर से बोल रहा था। एक फौजी जवान ने उस पर कंबल लाकर डाला। दूसरे ने पूछा, क्या मिस्टर वुल्फ से बातें कर रहे हो? वो मेरी मर्जी के मुताबिक कहने लगा, हाँ, मिस्टर वुल्फ मुझसे नाराज हो गए हैं। कहते हैं मैं ड्यूटी छोड़कर चला जाऊं। मेरी जगह दूसरा अफसर आएगा तो वो बात करेंगे। मकामी अफसर ने कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी पूछो कि मिस्टर वुल्फ तैयारे तक पहुंच गए हैं या नहीं। एक मातहत ने मकामी अफसर से कहा, सर, वायरलेस अटेंड करें। अफसर ने आकर वायरलेस ऑपरेट किया, कोड वर्ड्स अदा किए, जिसके बाद दूसरी तरफ से कहा गया, सर, अभी कंट्रोल टावर से इत्तला मिली है। एक तैयारा बैनुल अक़वामी परवाज के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसे वायरलेस पर कॉल किया, मगर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। कंप्यूटर फ्लाइंग रोबोट चार्ट के मुताबिक वो सरहद पार करके फ्रांस की हुदूद में दाखिल होगा। अफसर ने पूछा, यह वही तैयारा तो नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे हैं? हाँ, बहुत मुमकिन है। मुजरिम उसे यहां से ले जा रहे हैं। ऑल राइट, मैं कुछ कार्रवाई करता हूं। अफसर ने आला अफसर से कहा, फौरन अपनी सरहदी चौकियों को इत्तला दो। एक तैयारा गैर कानूनी प्रवास करता हुआ तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो रहा है।
उसे उतरने पर मजबूर किया जाए। मैंने मिलिट्री के आला अफसरान से जल्दी जल्दी राब्ता कायम किया। उन्हें मुख्तसर तौर पर बताया कि सोनिया के हुक्म पर ब्राउन वुल्फ उस गुमशुदा तैयारे को पेरिस के फौजी अड्डे पर ला रहा है। मैंने ये बात सोनिया को भी बताई। फिर उस अफसर के पास आ गया जो अपनी वर्दी पहन चुका था, लेकिन उसकी तो शामत आ गई थी। सुपर मास्टर और मास्कमैन के लोग वहां पहुंच गए थे और बयान दे रहे थे कि बाबा साहब के इदारे से आने वाले हार्वे वॉटसन ने जबरदस्त चाल चली है। जो रास्ता गुमशुदा तैयारे की तरफ जाता था वहां बारूदी सुरंग बिछा दी थी। हालांकि मैंने नहीं बिछाई थी, खुफिया अड्डे के इंचार्ज ने यह हिफाजती इंतजामात किए थे। सुपर मास्टर और मास्कमैन के आदमी उस रास्ते से गुजरते हुए बारूदी सुरंग और रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले बमों का शिकार हो गए थे। उनके ख्याल खानी करने वालों ने इत्तला दी थी कि हार्वे वॉटसन खुफिया अड्डे में पहुंच गया है। फिर 1 घंटे बाद इत्तला दी कि वो गुमशुदा तैयारे में पहुंच गए हैं। सुपर मास्टर के ख्याल खानी करने वाले ने बताया उनके एक आदमी से हार्वे की जबरदस्त फाइट हो रही है। मास्कमैन के ख्याल खानी करने वाले की रिपोर्ट थी कि लाशें तैयारे से निकाली जा रही हैं। तैयारे को लाशों से खाली करने का मकसद समझ में नहीं आया है। शायद वो तैयारा वहां से किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। फिर आधे घंटे बाद दुश्मन ख्याल खानी करने वालों ने अपनी अपनी टीम के अहम अफराद को इत्तला दी कि हार्वे उस तैयारे को ले जा रहा है। टीम के अफराद दौड़ते हुए मकामी फौज के हेडक्वार्टर में आ गए थे और फ्रांस के उस अफसर को इल्जाम दे रहे थे जिसे अभी मैंने सजा दी थी। वो कह रहे थे इस अफसर ने यहाँ के फौजियों को सब्ज बाग दिखाकर तैयारे को अपने मुल्क रवाना कर दिया है। वो अफसर कह रहा था मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हार्वे वॉटसन टेलीपैथी के जरिए मुझे नंगा कर चुका था, मुझे तमाशा बना रहा था। आप लोग यकीन करें उसने हमें भी धोखा दिया है। तैयारा किसी दूसरे मुल्क की तरफ ले जा रहा है।